हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने नई शुरू की है रेलवे सीरीज, जिसमें हम पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस रिपीट देख रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगातार देखने वाले हैं। और आज है हमारा सेकेंड डे, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे। पीडीएफ चेक कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। लीवर यानी कि यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। देखो, साइंस में क्या है, बायोलॉजी में कुछ शब्द ना फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कार्डियक शब्द। कार्डियक शब्द किसके लिए होता है बताओ, सोचो। चलो, पल्मोनरी शब्द किसके लिए होता है? न्यूरो शब्द किसके लिए होता है? ठीक है, अच्छा, और कोई? न्यूरो हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखना था। न्यूरो हिंदी का अलग बताती हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए एंटीरो शब्द किसके लिए होता है? ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए इतना बहुत है, कार्डियक को हिंदी में भी कार्डियक ही बोलेंगे। ठीक है, पल्मोनरी को फुफ्फुस बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरो को तंत्रिका ही बोल देते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया तंत्रिका तंत्र। एंटीरो को एंटीरो बोलते हैं, एंटीरो। इसी तरीके से स्टूडेंट, हिपैटो शब्द किसके लिए यूज होता है? तो हिपैटो होता है यकृत यानी कि लीवर के लिए। ठीक है, कार्डियक शब्द होता है हृदय यानी दिल के लिए। पल्मोनरी होता है लंग्स यानी फेफड़ों के लिए। न्यूरो होता है हमारे ब्रेन और हमारी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो ब्रेन प्लस मेरुरज्जु के लिए यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और एंटीरो होता है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, इस तरीके से ना हमारी बॉडी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ऑप्टिकल शब्द है आंखों के लिए। ठीक है, इस तरीके से ना बॉडी में बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्रॉपर्ली फिक्स कर दिए गए हैं कि इस ऑर्गन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे शब्दों को ना आपको याद रखना होता है। तो हिपैटोलॉजी उनमें से ही एक है। लीवर के लिए हिपैटो शब्द यूज होता है। लीवर क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है लीवर हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसमें से एक है मेन बाइल प्रोडक्शन। डाइजेशन के टाइम बाइल जो है, पित्त रस जो है, वो लीवर ही बनाता है। ठीक है, जो कि फैट को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, पेट के लिए भी एक शब्द यूज होता है। पेट के लिए गैस्ट्रिक शब्द यूज होता है, ये भी लिख लीजिएगा। पेट के लिए, आमाशय के लिए गैस्ट्रिक शब्द यूज होता है। ठीक है, माउथ के लिए भी ओरो शब्द यूज होता है। ओरो या बक्कल, मुंह के लिए, ये जो मुंह है ना, मुंह के लिए ओरो या बक्कल शब्द यूज होता है। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जैसा कि मैंने बोला था, पेपर में ग्रह से क्वेश्चन मिल सकता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है स्टूडेंट मार्स को। किसे कहा जाता है? मार्स को। ठीक है, अच्छा, आप लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी पर जैसे 365 दिन होते हैं ना, मार्स के अंदर 687 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 687 दिन होते हैं। और मार्स के पास ना 2 चंद्रमा है, 2 मून है, छोटे छोटे। जैसे हमारा एक मून है, मार्स के पास 2 मून है। और जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी है ना, ज्यादा पानी है, लेकिन मार्स जो है वो लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल मिट्टी, लाल रंग की, लोहे जैसे रंग की मिट्टी होती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन था, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो लाल से रंग की होती है। ठीक है, और मिट्टी ज्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जैसे हमारे प्लैनेट को नीला प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी है, ब्लू कलर का ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट फोन लाइन विद कंप्यूटर। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, जो मैंने साइंस के क्वेश्चन निकाले ना, उसमें 2-4 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के क्वेश्चन बीच में मैं बस आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, ये बोल रहा है कि फोन लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है? तो आपके रेलवे के हिसाब से इसका आंसर मोडेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? यानी कि ऑक्सीजन को आवर्त सारणी पर कहां पे रखा गया है? तो 16 नंबर पे,
16 नंबर पे ऑक्सीजन को रखा गया है, 16वें नंबर पे, ठीक है, सॉरी 16 नहीं, 16 तो उसका एटॉमिक मास होता है, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन को रखा गया है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसकी अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को बोलते तो 2-6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की वजह से बनती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच गैस इज रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो जब जब मीथेन जलता है उसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बात याद रखना है कि भाई अगर मीथेन पूरी तरीके से जल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मीथेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, देखो जलने का मतलब क्या होता है, CH4 में जलने के दौरान हवा लगती है उसे, तो ये बना देता है CO2। लेकिन अगर यहां पर हवा कम हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। लेकिन इसने जनरली पूछा था तो आप कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दोगे, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, क्लाउड फ्लोट इन एयर बिकॉज, बादल आसमान में तैरता है क्योंकि बादल का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो बहुत कम होता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि लो डेंसिटी होता है। बादल के अंदर होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, और पानी, वहां जो पानी होता है ना उसके बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जिस वजह से घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व कम होने के कारण बादल आसमान में तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ सन ग्लासेस। धूप के चश्मे की पावर कितनी है? बताओ, सोचो, धूप के चश्मे में क्या कोई पावर होती है? क्या आपने देखा है कि जिस बंदे के चश्मा नहीं लगा हुआ वो भी धूप का चश्मा लगा के घूम रहा है? देखा है। यानी कि स्टूडेंट, धूप का चश्मा क्या होता है? धूप का चश्मा आपको दूर या पास का दिखाने के लिए नहीं होता, आपकी आंखों की आईसाइट ठीक करने के लिए नहीं होता, वो आपको सूरज की किरणों से बचाने के लिए होता है। इसीलिए उसका पावर जो होता है वो 0 रखा जाता है, कोई भी इंसान उसे लगा सकता है, ठीक है। अब कोई चश्मे वाला इंसान है, मान लीजिए उसे 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो वो अगर गोगल्स लगा के निकलेगा, धूप का चश्मा लगा के निकलेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको सब कुछ दिखने लग जाएगा। नहीं, उसकी आंखों को रोशनी से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उसके दिखने नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर जो है वो 0 होता है। तो धूप में जो लगाते हैं ना चश्मा नॉर्मली, उसकी पावर 0 होती है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और, लेंस की पावर का मात्रक क्या होता है? कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे बताएंगे SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की जो पावर है उसका मात्रक क्या है, ठीक है। ये आप लोग मुझे बता के जाएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो चलिए आपको बताती हूँ व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। देखो क्या होता है, ऐसा ना एक सर्किट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, यहां पे एक और रेजिस्टेंस होता है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस होता है, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस होता है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, ठीक है, और इससे करंट पास करवा दिया जाता है। ऐसा जो सर्किट होता है ना, इसको मान लीजिए P है, इसको मान लीजिए Q है, इसको मान लीजिए R है, इसको मान लीजिए S है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस हैं P Q R S की, ठीक है। उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट निकलेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब ऐसी शेप बनती है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन, ये जिस साइंटिस्ट ने खोजा है ना उसके नाम पे है बस, ब्रिज, ठीक है, यानी सेतु, ठीक है। अब इसका काम क्या है स्टूडेंट? इसका काम होता है, जनरली ऐसा होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको तब दिया जाता है जब आपको P भी पता हो। आपको मान लीजिए P दे दिया 2 ओम, R दे दिया 4 ओम, S दे दिया 3 ओम, आपको बोला Q निकालो। यानी कि एक जो बचा हुआ प्रतिरोध होता है उसे ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब आप बोलोगे मैम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स क्या, P/Q, ये जो ऊपर नीचे है ना, इन दोनों का डिवाइड बराबर होता है इन दोनों के डिवाइड के, यानी R/S। अब आपको P कितना दिया हुआ है? 2, Q आपको पता नहीं, R कितना दिया हुआ है? 4, और S कितना दिया हुआ है? 3, बस Q निकाल दो, Q आ गया 3 × 2 डिवाइड बाय 4, यानी 1.5 आ गया आपका ये वाला। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको नापने के लिए या किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलोगे प्रतिरोध को मापने के लिए। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सिंपल फॉर्मूला है P/Q = R/S, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारा 28 था, तो 28 का आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच गैस इज फिल्ड इन बैलून। बैलून में, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 2 और ये एक इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, याद है? ये सारी अक्रिय गैस होती है। कौन कौन सी? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये सारी क्या है? अक्रिय गैसेस होती हैं, यानी कि इनके आखिरी कक्ष जो होते हैं ना वो आराम से फिल होते हैं। ये सन्यासी टाइप की होती है। ठीक है, सन्यास ले लिया होता है इन्होंने, लोभ मोह माया सब छोड़ दी होती है, किसी से नहीं जुड़ती है, अकेली पड़ी रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वें ग्रुप में रखी जाती है ये। ठीक है, 18th ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय आइसोटोप समस्थानिक कौन सा है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटीरियम। एक तो ये हिंदी इंग्लिश का बड़ा चक्कर है ना? ड्यूटीरियम। और तीसरा होता है ट्रिटियम। क्या होता है? ट्रिटियम। तीनों समस्थानिक है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, लेकिन परमाणु भार इसमें कितना है? इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये है हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? इसने बोला रेडियो सक्रिय कौन सा होता है? तो रेडियो सक्रिय होता है ट्रिटियम। तो आप लिख दोगे रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ट्रिटियम। इसके अंदर रेडियो मतलब ये अपने अंदर से रेडियो एक्टिव किरणें निकालता है। ड्यूटीरियम के लिए एक खास बात याद रखोगे क्या? ड्यूटीरियम जो होता है इसी से भारी जल बनता है। भारी जल क्या होता है? D2O। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार होता है, देखिए ऑक्सीजन का 16 और इनका हो गया 2, एक ड्यूटीरियम का 2 होता है तो 2 का 4, तो 20 इसका परमाणु भार होता है। भारी जल हैवी वाटर क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्यूटीरियम की खास बात एक यही है, ये आपको याद रखनी है। प्रोटियम की खास बात ये होती है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं। न्यूट्रॉन 0 होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, उनमें से काफी तत्वों के बहुत सारे आइसोटोप हैं, लेकिन अकेला ऐसा तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं वो यही है, प्रोटियम। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास व्हाट इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। सोने को किसमें घुलनशील, मतलब सोने को घुलनशील बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में घुलते हैं और उस एक चीज को बोलते हैं, बताओ, बहुत बार बताया है, एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। इसे हिंदी में अमल राज भी बोलते हैं। देखो राज बोला है मैंने, राजा नहीं बोला, अमल राज भी बोलते हैं। एक्वा रीजिया एक अकेला ऐसा सॉल्यूशन है, विलियन है, जिसके अंदर सोना और प्लेटिनम तक घुल जाते हैं। किससे मिलकर बनता है ये? तो ये HCl और HNO3 से मिलकर बनता है, और वो भी कितनी रेशो में? HCl होता है 3 की रेशो में और HNO3 होता है 1 की रेशो में। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक्वा रीजिया। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। HCl कहाँ होता है? हमारे आमाशय में होता है, पेट में होता है, यानी स्टमक में होता है, और HNO3 फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न प्लैनेट। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा, शनि गैस के वायुमंडल में 75% तो हाइड्रोजन होती है और 25% हीलियम होती है। इसके अलावा वैसे और भी गैसेस होती हैं, लेकिन मेन यही है दोनों। ठीक है, सैटर्न के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, और आपको मोस्टली आंसर में हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक मास टेबल। परमाणु भार टेबल किसने खोजी, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था? बताओ। मेंडलीव ने। मेंडलीव की टेबल जो थी, मेंडलीव ने टेबल दी थी किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। और मोवली ने दी थी परमाणु संख्या के आधार पर। तो बस आंसर लगा दो। हमारे मेंडलीव साहब ने, जो कि एक बहुत जाने माने अच्छे साइंटिस्ट हैं भाई, पहली बार टेबल बनाई इन्होंने। मेंडलीव 1869 में क्या दी थी? मॉडर्न अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। इन्हें आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोवली। ठीक है, आंटी तेरा पर्स, आंटी लेदर का पर्स लाई मौसी, है ना, वो वाली ट्रिक याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रोटेशन पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। नाम सुनो,
जियो, नाम क्या है देखो, जियो, जियो यानी हमारी पृथ्वी। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई। सैटेलाइट, बस ऐसी सैटेलाइट जिसे हम पृथ्वी पे खड़े होकर देखें ना तो वो हमें रुकी हुई लगती है, यानी कि ये पृथ्वी में हमें, पृथ्वी तो घूम रही है, ये सैटेलाइट हमेशा हमें ऐसे लगती है इसी जगह पे खड़ी है। ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, क्या बोला मैंने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो से यानी पृथ्वी पे से स्टेशनरी लगे यानी स्थिर लगे, ऐसी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, ऐसे उपग्रह को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन्होंने इसका टाइम पीरियड पूछा है तो बिल्कुल अर्थ जितना ही होता है, यानी कि 23 घंटे और 56 मिनट, तो यानी कि लगभग 24 घंटे ही हो गया। ठीक है, 4 मिनट कम रहेगी, 24 घंटे ही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? अगेन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसकी डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 36 हम छोड़ देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वाले करवा देंगे। वैसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही होती है शायद, और सीडी की शायद कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, याद रखोगे ये बात, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव का। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हर्पेटोलॉजी? हर्पेटोलॉजी क्या है भाई? हर्पेटोलॉजी याद रखिएगा, हर्पेटोलॉजी होती है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की स्टडी। देखो लॉजी शब्द देख के आपको एक बात तो समझ में आ ही जाती है, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन ही तो होता है, स्टडी। ठीक है, यानी सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। नई नई चीजें सुनने को मिल रही है। वट वेयर इम्प्योर ब्लड फ्लोज, यानी कि अशुद्ध रक्त कहाँ प्रभावित होता है? तो हमारे हृदय की बात कर रहे हैं हम। हृदय में होते हैं 4 कक्ष। ये होता है एट्रिया यानी अलिंद, एट्रिया यानी अलिंद, वेंट्रिकल यानी विलय, वेंट्रिकल यानी विलय। ये हमारी कौन सी साइड है बताओ? मैं ये खड़ी हूं, ये मेरा दिल है, ये कौन सी साइड है? ये है मेरी लेफ्ट, तो ये है लेफ्ट। ये है मेरी राइट, तो ये है राइट। बस ये मान के चलो कि मैं खड़ी हूं, आप देखो किसी भी पर्सन को देखोगे तो आपके सामने खड़ा है ना वो, यानी आपके उल्टा होगा। ठीक है, तो आपका राइट उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट उसका राइट। तो ये मैं हूं, ये मेरा दिल है, तो ये क्या है? लेफ्ट, ये क्या है? राइट। बस अब क्या होता है, यहां पर बहता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी प्योर ब्लड, शुद्ध, ज्यादा ऑक्सीजन वाला, और यहां पर बहता है स्टूडेंट्स इम्प्योर यानी अशुद्ध बल, तो रक्त। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इम्प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है तो आप बोलोगे हृदय के राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय की राइट साइड में क्या कौन सा रक्त होता है? इम्प्योर रक्त होता है। और ये जाता किसमें है? आता किससे है? तो ये वेना कावा से आता है, वेना कावा, महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन वर्टिब्रे? मानव की रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव की रीढ़ में 33 हड्डियां होती है। कितनी? 33 हड्डियां होती है। ठीक है, 33 मन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है बताना, बताओ हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती है। अच्छा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? हड्डी के लिए। बोला था ना साइंस में बहुत सारे शब्द हैं, ऑस्टियो शब्द हड्डी के लिए इस्तेमाल होता है। हड्डियों की कोशिका को क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर ट्यूमर इज डायग्नोज बाय, कैंसर ट्यूमर का पता कैसे लगता है? तो कैंसर जो ट्यूमर होता है ना, जो ट्यूमर होता है कैंसर का, उसकी खोज या उसका पता लगाने के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसे बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी करवानी पड़ती है, उसी से पता लगता है कि किसी के कैंसर है या नहीं। ठीक है, अच्छा 39 क्वेश्चन का आंसर 33 था, 40 का हो गया बायोप्सी। क्या हो गया? बायोप्सी। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। इस क्वेश्चन सीरीज के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाम है साइंस बाय दीपाली मैम। जाके उसे सब्सक्राइब करिए, उसे फॉलो करिए और उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक बार आपको जैसे जैसे वीडियोस मिलेंगी वैसे वैसे उसका पीडीएफ मिलेगा। जैसे ही सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी तो एंड में मैं कंबाइंड पीडीएफ आपको दे दूंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है कि इतनी वैरायटी में मिल रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। उसके अलावा चैनल पे आपको, टेलीग्राम पे आपको टेस्ट जब भी मिले टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि उससे आपकी ही प्रैक्टिस होती है। 15 मिनट का टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चन
क्वेश्चन देती हूँ, उसमें मैं यूँ चुटकियों में क्वेश्चन कर दो, ठीक है, और आंसर आपको लास्ट में मिल ही जाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।